हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम माइंडफुल ईटिंग एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नो अ साइंटिस्ट, राइट। इससे पहले की सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, ताकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखो भाई, यहाँ पे हमें नो अ साइंटिस्ट, तो किन साइंटिस्ट के बारे में जानने का मौका मिल रहा है? यस, सो हमें मौका मिल रहा है कोलथर गोपालन। 1918 to 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो ये जो साइंटिस्ट थे कोलथर गोपालन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसके बारे में रिसर्च की? हमारे इंडिया में न्यूट्रिशन के बारे में। देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खाने पे फोकस करते हैं कि हाँ भाई वो अच्छा दिखना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, राइट। बट हम उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में जनरली बात नहीं करते हैं, राइट। और हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं आखिरकार उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। So he analyzed more than 500 Indian food for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. तो ये जो साइंटिस्ट थे, है ना, गोपालन, उन्होंने क्या बताया हमको? उन्होंने कहा कि भाई हमें अलग से ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडियन फूड जो हम डेली खाते हैं, ठीक है, उसी में इतने सारे के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, बस उन्हीं को हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, ठीक। So he led survey on the nutritional status of the Indian population, identify widespread deficiencies in the protein, energy, and other food component. This led to the implementations of a midday meal program in 2002. Now, a PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and the government aided school for our country, and this scheme has played a role in improving the health and nutrition of the millions of children, ठीक है, millions of children nationwide। सी, तो इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने एक इनिशिएशन दिखाया, ठीक है, कि हमारे इंडिया में इतने सारे वेराइटीज ऑफ फूड प्रेजेंट है, उनमें इतनी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं जो हमें मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो डाइट है, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहे, बैलेंस रहे, हमारा जो ग्रोथ हो वो अच्छे से हो, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपने ये जो न्यूट्रिशन वैल्यूज वाली सारी बातें थी, ठीक है, इन्होंने बच्चों के मिड डे मील में भी ये सारी की सारी चीजें ऐड कराएं, जिसका क्या नाम है, हम जानते हैं पीएम पोषण के नाम से, ठीक है, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, प्रॉपर वो डाइट नहीं ले पा रहे, प्रॉपर उनका फूड इनटेक नहीं हो पा रहा है, तो वो जिस भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वहां एटलीस्ट उनको इतना खाना मिल जाए ताकि उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है उसको वो फुलफिल कर सके। ओके, नाउ हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड। अब देखो भाई, हमने ये बात की कि हाँ हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फैट है, उसमें विटामिन है, उसमें मिनरल है, उसमें प्रोटीन है। बट हाउ वी कम टू नो दिस, हमको कैसे पता चलेगा? क्या उसका कोई टेस्ट होता है आइडेंटिफाई करने का? क्या हम घर बैठ के सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या फिर हम अगर अपने स्कूल के लैब में जाएं और वहां के कुछ हम केमिकल्स लेके क्या ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो डेफिनेटली हम ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, नाउ वी विल रीड। लेट अस फाइंड आउट व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस फूड आइटम्स। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी हमारे पास फूड प्रेजेंट है उसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ताकि उसी हिसाब से हम केमिकल्स का इस्तेमाल करके ये वेरीफाई कर सके कि हाँ यही चीज हमारे फूड में प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ओके, सो सम न्यूट्रिशंस लाइक स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। सो ग्लूकोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Fat and protein can be detected using fairly simple test.
तो क्या क्या चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, फैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड द प्रोटीन वी कैन आइडेंटिफाई, while other can be detected only in a well equipped laboratories. बाकी की चीजें ऐसा नहीं कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली वी कैन, बट उसके लिए हमको लैब में काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हम इस लेवल पे, ठीक है, अभी जिस क्लास में हम हैं उस लेवल पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्या चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, सो वी विल डू दैट, ओके। Now, let us explore how we can detect the presence of the starch, fat and the protein in some of the food items. So, we will test one by one. First, we will start from starch. Okay? So, 3.3.1 test for starch. Let us investigate. So, through activity, we come to know how we can find, okay, starch. Now, take a small quantity of food items such as slice of a potato, cucumber, bread, some boiled rice, potato gram, crushed peanut, oil, butter and the crushed coconut. You can take other food item too for testing. तो हमारे घर में देखो, आपके घर में जो भी चीजें बन रही है, ग्राम है, ठीक है, राइस है, तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं टू टेस्ट स्टार्च, कि जो भी हमारे पास खाना है क्या उसमें वाकई स्टार्च प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। सो थ्रू दिस टेस्ट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। तो जो भी खाना आपके आसपास है, आपके घर में बना है या फिर आपके फ्रेंड्स स्कूल में लेकर आए हैं, सो यू कैन टेस्ट दिस। चलो फिर क्या करना है भाई, हमने खाने को तो निकाल लिया है ना, अब क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम इन अ सेपरेट डिश। तो उसको हमको छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं और अलग अलग डिश में रख देना है। सो विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, यू नो ड्रॉपर इस तरीके से, ठीक है, तो ड्रॉपर होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अब देखो आयोडीन सोल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा, लैब में जाके मिलेगा, तो उसके लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, ठीक। आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच अदर आइटम, ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ अ फूड आइटम। आप क्या करोगे, आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जो भी आपने खाना लिया है उसको आपने अलग अलग डिश में डाल दिया। अब उस डिश के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप आप क्या पोर करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन पोर करेंगे एंड वेट करेंगे कि क्या इसका कलर चेंज हो रहा है वेट करने के बाद या फिर नहीं। हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक, क्या इनका कलर चेंज होके ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, और ये चीज आपको बतानी है, ठीक है, कि किस किस में कलर चेंज हुआ है और किस किस में कलर चेंज नहीं हुआ। सो ब्लैक, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है, दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन आवर फूड, और अगर कलर चेंज नहीं होता दैट मीन्स स्टार्च इज एब्सेंट इन आवर फूड, ओके। नाउ ठीक है, तो देखो भाई, जो स्टार्च का टेस्ट था बहुत ज्यादा आसान था, कोई एक्स्ट्रा केमिकल की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपको आयोडीन लेके हम इजीली टेस्ट कर सकते थे स्टार्च का। नाउ विल टॉक अबाउट दी फैट, टेस्ट फॉर फैट। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट। सो टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो जो भी अभी हमने स्टार्च के लिए खाना लिया था, ठीक है, स्टार्च की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वही हमें खाना ले लेना है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ द पेपर, उसको हमको पेपर पे रखना है। नाउ रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। अब उस खाने को बिल्कुल पेपर में रैप करके उसको प्रेस कर देना, ठीक है। नाउ बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। अब इतना ज्यादा भी प्रेस नहीं करेंगे कि उसमें चिपक के वो फटी जाए, है ना, तो बस इतना हम उसको करेंगे कि वो जेंटली, जेंटली भी थोड़ा सा हार्श, बस वो पेपर नहीं फटना चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा हार्श करके हम उसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। जनरली हम करते हैं अपने घर में, देखो कभी जैसे पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है, पूड़ी बन गई हमारे घर में, कचौड़ी बन गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर ले लिया हमने, है ना, या फिर फॉइल पेपर हमने ले लिया, जो पेपर वाले आते हैं, तो उस पे हम क्या करते हैं, वो पूड़ी वो कचौड़ी रख के उसको रैप कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद हमको क्या देता है कि जो भी उसके आउटर सरफेस का ऑयल होता है वो उस पेपर पे आ जाता है। ऐसा हम जनरली करते हैं, यस। नाउ इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई। तो देखो क्या होगा कि जो भी खाना है उसमें ऑयल भी हो सकता है, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, तो
वाटर के ड्रॉपलेट्स तो इजी इवापोरेट हो जाएंगे, बट क्या ऑयल इवापोरेट हो पाएगा? नहीं, वो उसी पेपर पे रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपने उसको रैप किया, आपने उसको प्रेस किया, फिर जितना भी एक्सेस ऑयल था, जितना भी एक्सेस वाटर होगा, वो उस पेपर पे हमको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर उसके पास पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल इवापोरेट, लेकिन अगर ऑयल है तो वो वहीं पे स्टिक रहेगा एंड इट मेक द पेपर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर पेपर कैसा बन जाएगा, वो पेपर ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, है ना। एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, ट्रांसलूसेंट टाइप का हम बोल सकते हैं। ठीक है, आर पर हमें थोड़ा थोड़ा जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी। नाउ इफ अ फूड आइटम कंटेन लिटिल वाटर, तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए दिया कि भैया अगर इसमें पानी है तो लेट इट इवापोरेट। नाउ डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच? क्या उस पेपर पे ऑयली पैच है? इफ देयर इज ऑयली पैच दैट मीन्स फैट इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर ऑयली पैच प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स फैट इज एब्सेंट। So what do you think is the reason for this patch? The oil or the butter is present in the food item and it leave an oily patch on the paper. Now hold the paper against the light. Can you see the light faintly shining through this patch? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे तो उससे पेपर को कैसा बना देगा, ट्रांसलूसेंट टाइप का बना देगा, जिससे हमें पार्शियली विजिबल होने लगेंगी चीजें। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट एंड विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट? किस टाइप के आइटम्स जो हैं वो फैट कंटेन करते हैं, जिसमें बटर होता है, घी होता है, ऑयल होता है। तो उस टाइप के जो फूड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उस टाइप के फूड कैसे होते हैं, फैट, उनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। ठीक है, नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम थर्ड टेस्ट पे आ चुके हैं, और थर्ड टेस्ट क्या है, प्रोटीन है। एक्टिविटी 3.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट। सो दिस एक्टिविटी मे बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर, है ना। तो ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मे बी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें केमिकल्स यूज होंगे जो कि आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटीज। तो देखो, अब तक जो हमने स्टार्च के लिए फूड लिया था वही खाना अब हम यहाँ पे लेंगे और बाकी के टेस्ट को भी परफॉर्म करेंगे। सो मेक अ पेस्ट और अ पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग द पेस्टल एंड द मोटर। तो आपको क्या करना है, उस खाने को बिल्कुल क्रश कर देना है, पाउडर फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। नाउ पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड देम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको हमें सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख देना है, जो भी हमने पेस्ट बनाया है या जो भी हमने पाउडर बनाया है। ठीक है, देखो हमें कुछ प्रिकॉशंस पहले ही इन्होंने दे दिए, ऊपर उन्होंने कह दिया था कि हमें टीचर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन में ही अपना काम करना है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उन्होंने हमें प्रिकॉशंस भी दिए हैं, तो लेट्स रीड प्रिकॉशंस। ठीक है, पहले हम प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। सो दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल विद केयर। तो जो भी हम यहाँ पे बेटा केमिकल यूज करने वाले हैं दैट इज हार्मफुल, है ना। एंड डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और बिना अपनी टीचर की परमिशन के, ठीक है, बिना टीचर की परमिशन के, जो भी वहां पे गाइड करने वाले आपको लोग होंगे, बिना उनकी परमिशन के यू कैन नॉट टच एनी जो भी केमिकल है, यू कैन नॉट टच एनी केमिकल, है ना। क्योंकि हो सकता है कि उसके बाहर भी कुछ केमिकल्स हो, या फिर वो बहुत इतना खतरनाक केमिकल हो कि आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ हो ही ना, आपने उसको टच किया, ठीक है, तो उससे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। और खास करके अगर हम केमिकल के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उनसे तो भाई हमको बिल्कुल ऐसे 2 फुट की दूरी पे ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खतरनाक होते हैं। इफ एनी केमिकल्स गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्ट एरिया विद द वाटर। तो बेटा इसमें मैं आपको ये बोलूंगी कि प्लीज खुद से ये काम मत करना, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे लैब में जो वैसे तो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तब जाके उनका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेसिस होते हैं केमिकल्स में ही। तो अगर कभी कोई भी केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है तो खुद ही उसको पानी से क्लीन करने से बेटर है कि आप एक बार अपने टीचर को कंसल्ट करें, या फिर जो भी वहां पे जिनको केमिकल्स की नॉलेज है आप उनको एक बार कंसल्ट करें, खुद ही पहले डॉक्टर ना बन जाए। ठीक, नाउ डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इनटू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम।
और देखो कभी ये तो बहुत बार होता है कि जब भी हम लैब जाते हैं तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता होती है हर चीज देखने की, भाई हम पहली बार लैब आए हैं, हम ये देख लें कि इस बीकर में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, ये टेस्ट ट्यूब क्या है, ठीक है। अगर क्या पता पहले से ही उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो आपके आने से पहले और वो सारी चीजें ऐसी खुली पड़ी हुई हैं, तो हमें बिना किसी परमिशन के किसी भी चीज को टच नहीं करना होता है। क्लियर। तो पहले ही प्रिकॉशंस दे दिए भाई आप लोगों को, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। दिखने में पानी जैसे दिखेंगे आपको और आपको लगेगा भाई ये पानी ही है, बट वो पानी नहीं होते हैं। ठीक। नाउ अब प्रिकॉशंस देने के बाद अब हम केमिकल्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। सो एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ द वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने पेस्ट बना दिया, फिर पाउडर बना दिया, उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, उसको शेक कर देंगे। अब एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। अब हम उस फूड में क्या ऐड करेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट्स CuSO4। क्या होता है, CuSO4 और सोल्यूशन है अगर तो इसको हम 5H2O भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला भी आपके सिलेबस का बाहर, सिलेबस में है ही नहीं वैसे तो, बट मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया, आप अभी से लिख सकते हो। ठीक, तो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। अब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब केमिकल्स डालने के बाद उसको हमने अच्छे से शेक कर दिया है और उसके बाद हमको थोड़ी देर वेट करना है। देख रहे हो ये किस तरीके से जो मैम है ये बच्चों के साथ मिलके इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही आप अपने स्कूल लैब में जाके ये सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। देखो फैट वाला तो आपने अपने घर में ही किया होगा, ठीक है, और स्टार्च के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आयोडीन की जरूरत है। बट इन केस ऑफ, ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या जो भी खाना था उसका कलर चेंज हुआ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा डालने के बाद? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम। और अगर कलर चेंज होता है, अगर वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज प्रोटीन, मतलब खाने के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.3। तो इसको हमको अपने 3.3 टेबल में मेंशन करना है। Now, what conclusion can you draw from the table 3.3? Which food item shows the presence of more than one nutrients? Which food item shows the presence of both protein and the fat? Peanut shows the presence of both protein and the fat. तो देखो आंसर भी दिया, कौन सा ऐसा फूड है जिसके अंदर प्रोटीन और फैट दोनों प्रेजेंट होते हैं? So peanut is the food which have both protein and fat. Clear? Now this indicate that any food which eat may contain multiple nutrients. तो ऐसा नहीं है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का फूड होगा, एक ही टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें 2, 3, 4 इतने टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? नाउ इज देयर इज अ फूड आइटम दैट लैक एनी दीज न्यूट्रिएंट्स? और उसमें से कोई ऐसा फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो? विच ऑफ दीज फूड डू यू कंज्यूम डेली? कौन सा खाना ऐसा है जो आप डेली के डेली कंज्यूम करते हो? देखो भाई कौन सा खाना हो सकता है, रोटी हम डेली कंज्यूम करते हैं, राइस की अगर हम बात करें, पोटैटोज की अगर हम बात करें, तो फ्रिक्वेंटली ये हमारा खाना होता है। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। और हमें ऐसे फूड अब ढूंढने जिनके अंदर ये स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन भर भर के हो। जैसे कि पीनट हो गया एक तो, अगर हम राइस की बात करें तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोटैटोज की बात करें तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। फैट की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑयली फूड वगैरह होते हैं उनमें फैट प्रेजेंट होता है। ग्राम्स है, बीन्स है, सोयाबीन है, ठीक है, किडनी बीन्स है, तो इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पनीर है, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेरियस फूड। ओके, सो इनमें अब कौन कौन से
ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ये हमको बताना है. सो एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेरियस फूड, नेम द फूड आइटम. ठीक है, यहाँ पे हमको फूड आइटम दे रखे हैं. बिफोर आयोडीन टेस्ट, आफ्टर आयोडीन टेस्ट, ऑयली पैच फॉर फैट टेस्ट ट्यूब हमको बता फॉर फैट टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, स्टार्च प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये हमको बताना है. तो देखो पोटैटो की अगर हम बात कर ले भाई, अगर हम पोटैटो के बारे में बात कर ले तो बिफोर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के बिना ये कैसा होता है, कैसे कलर का होता है बताओ. अगर आयोडीन टेस्ट नहीं है तो उस खाने का कलर कैसा हमको दिखेगा. यस, हम पेल वाइट बोल सकते हैं. और खाना आते ही ये क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है. ठीक है, ये स्टार्च का ही है ना, तो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑयली पैच फॉर द टेस्ट ट्यूब, तो पोटैटो में ऑयली पैच के बारे में अगर हम बात करें तो पोटैटो से क्या ऑयली पैच आएगा. यस, देखो पोटैटो से वाटर रिलीज हो सकता है. ठीक है, पोटैटो में क्या फैट प्रेजेंट होता है. यस, क्या उससे ऑयली पैच आएगा, तो एज सच तो नहीं आएगा. ठीक है, ऑयली पैच प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन. अच्छा, प्रिडिक्शन क्या था एंड ऑब्जर्वेशन क्या था, तो देखो दोनों ही मेरे ख्याल से नहीं होंगे. कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट, तो बिफोर प्रोटीन टेस्ट एंड आफ्टर प्रोटीन टेस्ट, और यहाँ पे क्या है इसके पास स्टार्च प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा. क्यूकम्बर की अगर हम बात करें तो क्यूकम्बर है, चाहे बॉइल्ड राइस है, चाहे बॉइल्ड ग्राम है, तो इन तीनों में ही क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट. ठीक है, इन तीनों में ही क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट. इसमें बॉइल्ड ग्राम में तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ठीक है, राइस की अगर हम बात करें तो ये भी वाइट कलर का है और ये सेम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा. ठीक है, और इसमें हमको यस लगता है, हो सकता है, एंड एंड प्रोटीन, यस, और स्टार्च भी है इसमें, प्रोटीन भी है. ठीक है, ग्राम के, ये बॉइल्ड ग्राम की बात करें तो ये ब्राउन कलर का हमको दिखता है. ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है. बॉइल्ड ग्राम में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ठीक, पीनट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट है. ठीक है, ब्रेड चपाती की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी. ब्रेड चपाती की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, और शुगर है तो आई थिंक इसमें फैट भी प्रेजेंट होगा. बटर में देख लो, बटर में फैट प्रेजेंट होता है, कोकोनट में फैट प्रेजेंट होता है, और बाकी आप चॉकलेट्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक, तो इस तरीके से आपको इस टेबल को पूरी तरीके से फिल करना होगा. नाउ बैलेंस डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बैलेंस डाइट, एक ऐसा फूड. ठीक है, एक ऐसा फूड जिसमें हम वो सारे के सारे खाने को कंज्यूम करें जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रेजेंट हो. ठीक, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. सो आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन, नो, सबके लिए न्यूट्रिशन वैल्यूज अलग अलग होती है. डिपेंड करता है कि मेल फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, एडल्ट है, क्या है हम. ठीक है, तो उसके लिए सबकी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, अगैन नो, हम सबको अलग अलग चाहिए होता है. सो वी आर यंग, वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो हमको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है. ठीक है, और अगर वो लोग इतना एक्सेसिव काम नहीं कर रहे हैं, है ना, एक जगह अगर बैठे हुए हैं तो उनको अलग टाइप की न्यूट्रिशन की जरूरत होगी. जैसे कि उनको कैल्शियम की जरूरत होगी. अभी हम जैसे आप जिस एज में हो, सो आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा कि आप बाहर से इनटेक कर रहे हैं, बट दे आर ओल्ड, उनको अलग से कैल्शियम की, वाइटामिन की, उनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि टैबलेट्स वगैरह भी लेनी पड़ती है ना. तो उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज अलग है, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज अलग है. ठीक, requirement of the type and the amount of nutrients in a diet may vary according to the age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो हमारा डाइट में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो वेरी करता है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, कौन किस टाइप के हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं. ठीक है, हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, तो इस पे हमारा फूड इनटेक भी डिपेंड
करता है। अगर देखो दो लोग हैं सेम एज के सेम हाइट के ऐसा मान के चलो, लेकिन उनका वर्क अलग अलग है कि किसी का ऐसा है कि वो पूरे टाइम बैठ के ही काम कर रहा है, किसी का ऐसा है जिसको भागा दौड़ी करनी है, कुश्ती भी करनी है। तो जो ये भागा दौड़ी वाला काम कर रहा है, जो ये कुश्ती वाला काम कर रहा है, तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। ठीक, now let us find out, ठीक है। so you have listed food consumed by you during a week in activity 3.1। याद है फर्स्ट क्लास में हमने लिखा था कि हमने पूरे हफ्ते क्या क्या चीजें खाई थी। check whether your food contain all the nutrients and the other essential components necessary for growth and the development। तो जो भी आपने उस वक्त फूड लिखा था, you have to check कि उसमें सारी के सारी जो फूड है, ठीक है, जो भी आपने वहां पे फूड लिखा है उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, नाउ if not, check which nutrients are other, which nutrients for the other food component need to be added। अगर ये सारी की सारी चीजें या फिर कुछ भी चीज एब्सेंट है, तो आपको अपने बैलेंस डाइट में उस हिसाब से चीजों को ऐड करना पड़ेगा। Now, a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and the development of the body is known as balanced diet। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि बैलेंस डाइट क्या होता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि ऐसा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसा रफेज, ठीक है, जो हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करे, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी मदद करे, तो उसी टाइप के फूड को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट। तो आप अपने डाइट में, अभी मान लो कि आप अभी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, सो व्हाट यू कैन डू टू मेक इट बैलेंस डाइट, क्या करोगे आप उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो ऐड करेंगे अपने फूड में, तभी जाके आपका जो खाना है वो क्या बन पाएगा, एक बैलेंस डाइट बन पाएगा। ठीक, now activity 3.9, let us compare। read the nutritional information given below to a packet of the potato wafers and the packet of the roasted chana shown here। yes, तो काफी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो होती है वो हमें इस टाइप के जो पैकेट वाले फूड होते हैं उसमें ऑलरेडी पता चलता है। जब आप उसको देखते हो तो उसमें कंटेंट लिखा होता है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलाई गई हैं, क्या क्या केमिकल्स इसमें हैं, ठीक है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इन पैकेट्स पे ऑलरेडी मेंशन होती है। ठीक, पोटैटोज, वेफर्स एंड रोस्टेड चना। नाउ इंडियन ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर 100 ग्राम। अब देखो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता चलेगा। एनर्जी 336, ठीक है, किलो कैलोरीज है ना, एनर्जी कितनी चाहिए 536 किलो कैलोरीज। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एनर्जी 355 किलो कैलोरीज। ओके, ठीक है। फैट की अगर हम बात करें तो 35 ग्राम फैट पर 100 ग्राम, और यहाँ पे क्या है फैट 6.26 ग्राम। फिर कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट इज 58.58 ग्राम। तो इसमें आई थिंक बॉडी टू बॉडी हमको दे रखा है। प्रोटीन 7 ग्राम, प्रोटीन 18.64 ग्राम, डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम, डाइटरी फाइबर 16.4 ग्राम। ओके, सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ऑफ द फूड पैकेट्स, दोनों का दे रखा था हमको, ठीक है, जो भी दो ऊपर पैकेट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फूड वो यू चूज एंड व्हाई। तो इन वैल्यूज की हेल्प से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि किस टाइप का फूड हमको लेना चाहिए, किस टाइप का फूड हमको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक, some food have the high calories due to the high sugar and fat content। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज होती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि उनके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। Moreover, they contain very low amount of the protein, mineral, vitamins and the dietary fibers। These foods are called junk food। ठीक है, इस टाइप के फूड को हम क्या कहते हैं, जंक फूड। जंक फूड यू नो, जो चीजें हम बाहर से लाके खाते हैं, जैसे कि चाउमीन है, मोमोज है, बर्गर है, पिज्जा है, सो दे ऑल कंसिडर एज अ जंक फूड। इनमें इतने ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इफ वी स्टार्ट टेकिंग दीज काइंड्स ऑफ फूड,
तो आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडीज में कुछ ऐसे चेंजेस होने लग जाएंगे दैट वी कैन नॉट कंट्रोल एंड दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, दैट अफेक्ट आवर बॉडी. ओके, so these food include potatoes, wafers, candy bar and the carbonated drinks. तो इसीलिए देखो यहाँ पे बहुत बेकार होते हैं ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना. व्हाट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? जो हम बीवरेजेस कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, है ना, जो हम कोक कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है. वी शुड नॉट टेक इट, है ना. इसमें बहुत ज्यादा शुगर मिला होता है. हम अगर ये देखो इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होगी ना, अगर वो गैस इवापोरेट हो जाएगी तो सिर्फ मीठा पानी बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, दैट बैडली अफेक्ट आवर हेल्थ. Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. तो अब तो देखो इन्होंने भी कह दिया कि भाई इस टाइप के खाना हमको डेली कंज्यूम नहीं करना चाहिए. इट अफेक्ट आवर बॉडी, दे मेक अ पर्सन ओबेस. ये हमें ओबेसिटी की कैटेगरी में लेकर आ जाएगा. यू नो व्हाट इज ओबेसिटी? जहाँ पे हमारा जो वेट है वो ओवर वेट हो जाता है. ठीक है, हमारी हाइट से भी बहुत ऐसा होता है ना, हाइट और वेट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम ओबेसिटी में कंसिडर करते हैं कि कितनी रेंज तक होना चाहिए. तो इट्स अप टू 24. अगर वैल्यू उससे ज्यादा जाती है दैट मीन्स हम ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं. सो सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम दी सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम. और अगर हमें मोटापा आ गया, अगर हमें ओबेसिटी हो गई, तो हमें तरह तरह की बीमारियां फिर होना शुरू हो जाएगा. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट जो ऊपर उन्होंने बताया था हमको, हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ. अब देखो हम बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, कितने सारे हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो हमारी तो वेल्थ जो है वो जा रही है. वाई हमारी वेल्थ इज गोइंग? क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ जा रहा है, इसलिए हमारी वेल्थ भी जा रही है. So should take care of your body and stay healthy. Eating a balanced diet to avoiding junk food contribute towards a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. अगर हमारी तबीयत ठीक रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, तो हमारी जिंदगी भी कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी, है ना. एंड विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडी इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज अ जंक फूड? तो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा वो सब क्या था? वो था हमारा जंक फूड. नाउ packaged food item must have the information about the nutrients on their cover. yes, जितने भी packaged, जितने भी पैकिंग वाले फूड होते हैं, ठीक है, पैकेट्स वाले फूड होते हैं, उन फूड्स में ऑलरेडी हर एक चीज मेंशन होती है कि कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब ये बना था, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन हमने ऐड किए हैं, कौन कौन से केमिकल्स हमने ऐड किए हैं, ये हर एक चीज उसमें मेंशन होती है. बट हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उन चीज को पढ़े और फिर उसको कंज्यूम करें, है ना. So the information should list in the amount of each nutrients. Sometimes more nutrients are added to the food during the process to improve the nutrition quantities. So iodized salt and some baby food are examples of the fortified foods. And the Food Safety and the Standard Authority of India, FSSAI, is a government agency that regulates food quality in India. तो इसी के लिए क्या आया है हमारे इंडिया में? ASSI आया है, ठीक है, FSSAI. तो ये क्या करता है? ये हमको किसके बारे में बताता है? क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में बताता है, ठीक है. फूड वेज है, नॉन वेज है, ये भी हमको बताता है. एंड किस टाइप की क्वालिटी है फूड की, ये भी हमको बताता है. नाउ मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स. अब हम जरा मिलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मिलेट्स क्या है. सो यू हैव मेनी, यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांवा, है ना. आपने इन सब के बारे में सुना होगा. These are the native crops of India. तो ये हमारे इंडिया के नेटिव क्रॉप्स में आते हैं. And these can be easily cultivated in the different climate conditions. And these highly nutritious grains are also called millets. तो इनमें हाईली हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है. एंड वी शुड टेक दीज काइंड्स ऑफ फूड. और इनको हम क्या कहते हैं? मिलेट्स कहते हैं, ठीक है. क्या कहते हैं इनको? हम मिलेट्स कहते हैं. सो millets are small size grain and have been an integral part of the Indian diet for the century. They have regained popularity due to their numerous health benefits.
They are good source of the vitamins, minerals like iron and the calcium and the dietary fibers as well. That is the reason they are also called they are also called nutri cereal. तो ये देखो, ये जितने भी फूड है, ठीक है, जितने भी मिलेट्स है, ये हमको क्या कर रहे हैं, हमको प्रोटीन दे रहे हैं, हमको विटामिन दे रहे हैं, हमको मिनरल दे रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. They contribute significantly to the balanced diet required for the normal functioning of our body. Okay. Now, food miles from farmer to our plate. अब देखो खाना जो है ना, हम अपने घरों में तो उगा नहीं रहे, कौन उगा रहा है इन सबको, फार्मर्स उगा रहे. तो फार्मर्स जब इतनी मेहनत करके कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, वो इजीली हमारे खाने में आ जाता है, वो इजीली हमारे प्लेट में आ जाता है. ऐसा कैसे है? तो इसके लिए भी बहुत सारी मेहनत लगती है, फार्मर्स की मेहनत लगती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है ना, तब जाके वो हम तक पहुंचता है. सो हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? व्हाट आर दी स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? तो कैसे उनका खाना, कैसे उनका अनाज हमारे प्लेट तक पहुंच जाता है, इसके पीछे तो भाई इन्वेस्टिगेशन बनती है ना. सो हु आर दी पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? Do you know how much time and the effort is required to get a wheat flour once seeds grain germinated in the farm? Let us look at the figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that of wheat. तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगा कि पहले तो हम बीज लेकर आएंगे, फिर पूरा जो फार्मिंग का प्रोसेस है वो हम समझेंगे, फिर हम क्रॉप को ग्रो करेंगे, फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें से जो चीजें आएंगी उससे हम खाना बनाएंगे. तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है. तो इस तरीके से the entire distance traveled by a bag of wheat or carry other food items from the producers to the consumers is known as the food miles. Now, reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and the population during its transport. It helps support local farmers and also keep our food fresh and healthy. Clear? तो ये क्या कह रहे हैं हमसे? देखो, जो भी फूड माइल्स है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प द कट डाउन ऑफ द कॉस्ट एंड द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट. तो जो भी ट्रांसपोर्ट से हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, और ये लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी करते हैं एंड इट इज ऑल्सो कीप आवर बॉडी फ्रेश एंड हेल्थी. तो क्योंकि देखो बिल्कुल ऐसा खाना खाएंगे, बनावटी खाना तो है नहीं, तो अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो फिट भी रहेगी और हम हेल्दी भी रहेंगे. Okay, now many people wasted food leaving it unconsumed on their plate. ये हम अक्सर करते हैं, जब भी हम देखते हैं ना कि भाई हम नहीं खा पा रहे, तो हमको उतना एक तो खाना ही नहीं लेना चाहिए. इफ यू आर टेकिंग मोर, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो सारा का सारा खाना फिनिश करे, बट बहुत सारे लोग ये काम करते नहीं हैं. One must remember the time and the effort put by the farmers and the other community member in the getting the food from the farm to our planet. तो ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है. Now we must take only as much food as we can consume. It would reduce food wastage and try to find out the timeline for the various process. तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम फूड का वेस्टेज कर रहे हैं उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए, हमको सोल्यूशन निकालना चाहिए और उस पर लड़ना नहीं चाहिए. नाउ ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. तो अच्छा खाओ, ठीक है, और शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, जो भी खाना है उस खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको, एंड हमें जो लोकल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं हमें उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे क्या सपोर्टर ही हैं. अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको होमवर्क में मिलेंगे इनके बारे में लिखने के लिए कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, मिलेट्स क्या है, एनालाइज, कंपेयर, इन्फो, ये सारी चीजें. नाउ इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो होता है खत्म. अब बस इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास.
ठीक है, हाँ, यही बचा हुआ है, क्वेश्चन आंसर ही बचा हुआ है, जिसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर इज ओवर, चैप्टर थर्ड इज ओवर, बस एक क्लास और है, यानी कि फोर्थ लेक्चर और होगा, और फिर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि ये देखो प्यारा सा चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ था, एंड आपको सारी चीज समझ में आई है कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, अगर हमें वो नहीं मिलते तो हमारी बॉडी में किस टाइप की डिफिशियंसी डिजीज हो जाएंगी, फिर उनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। और जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी, ऑल आर इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।